दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है। एक राग में एक सुर में संसार की हर शय है, संसार की हर शय है। एक ताल पे गर्दिश में ये चांद सितारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते। विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ्यक्रम बा की सहायक पुस्तक संचयन भाग 2 से आज का प्रकरण है टोपी शुक्ला। यह एक नटखट बालक के निष्पाप मन की पटकथा है, जिसके कथाकार हैं प्रसिद्ध फिल्मकार डॉक्टर राही मासूम रजा। किसी कथा को सुनने से पहले यदि हम सुनाने वाले के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लें तो कथा समझने में आसानी होती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं लेखक की जीवन यात्रा पर। डॉक्टर राही मासूम रजा जी का जन्म 1 सितंबर 1925 को गाजीपुर जिले के गांगोली गांव में हुआ था। शिक्षा दीक्षा गंगा किनारे गाजीपुर शहर के एक मोहल्ले में हुई थी। बचपन में पैर में पोलियो हो जाने के कारण आपकी पढ़ाई कुछ सालों के लिए छूट गई, लेकिन इंटरमीडिएट करने के बाद आप अलीगढ़ आ गए और यहीं से स्नातकोत्तर करने के बाद उर्दू में तिलिस्म ए होश रुबा पर विशेषज्ञता अर्थात PhD की। आपकी प्रमुख रचनाएं राही ने आधा गांव, दिल एक सादा कागज,
ओस की बूंद, हिम्मत जौनपुरी उपन्यास व 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर अब्दुल हामिद की जीवनी छोटे आदमी की बड़ी कहानी लिखी। आपकी ये सभी कृतियाँ हिंदी में थीं। इससे पहले आप उर्दू में एक महाकाव्य 1857 जो बाद में हिंदी में क्रांति कथा नाम से प्रकाशित हुआ तथा छोटी बड़ी उर्दू नज़में व गज़लें लिखे चुके थे। आप दूरदर्शन और फिल्में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण आप अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। मुंबई रहकर आपने 300 फिल्मों की पटकथा और संवाद लिखे तथा दूरदर्शन के लिए 100 से अधिक धारावाहिक लिखे, जिनमें महाभारत और नीम का पेड़ अविस्मरणीय है। निधन। राही मासूम रज़ा जी का निधन 15 मार्च 1992 को मुंबई में हुआ। राही जैसे लेखक कभी भुलाए नहीं जा सकते। आपकी रचनाएं हमारी उस गंगा यमुना संस्कृति का प्रतीक हैं जो वास्तविक हिंदुस्तान का परिचायक है। यह कहानी समाज की उस मानसिकता को दर्शाती है जिसमें व्यक्ति किस प्रकार जातिवाद, भाषावाद, खान पान की विविधताओं से भिन्न है। मजहबी उन्माद और धर्मांधता कैसे लोगों में दूरियां पैदा करते हैं, फिर भी बचपन किस प्रकार इन रूढ़ियों से दूर प्रेम तलाशता है। आइए अब पाठ में प्रवेश करते हैं। इरफान के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इरफान टोपी का पहला दोस्त था। इस इरफान को टोपी ने सदा इरफान कहा। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से यह जान लेना अनिवार्य है कि भाषा कोई भी हो उसका एक व्याकरण होता है। जैसे कि हिंदी की वर्णमाला का फा और उर्दू की वर्णमाला का फा नुक्ता के अंतर अर्थ परिवर्तन कर देता है और यह फर्क या अंतर इरफान की समझ में आता था और टोपी द्वारा इरफान को इरफान कहा जाना इरफान को इसका बुरा लगता था, परंतु वह इरफान पुकारने पर भी टोपी से बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इरफान की और इरफान के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। इसलिए इरफान के घर चलना ज़रूरी है। यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। इरफान की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इरफान की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतना ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। मैंने इसे ज़रूरी माना है कि इरफान के बारे में
आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न को आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। ना टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट अर्थात विकास एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े भाई या छोटे भाई से कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? या ना कहने से भाई भाई नहीं रहेंगे? हिंदू मुस्लिम अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं। यदि नहीं हैं तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुज़ा। एक को टोपी कहा और दूसरे को इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी अर्थात इस्लाम धर्म का आचार्य थे। काफिरों अर्थात गैर मुस्लिम के देश में पैदा हुए दोनों। काफिरों के देश में मरे अर्थात भारत में ही उनकी मृत्यु हुई, परंतु वसीयत करके मरे की लाश करबला इस्लाम का एक पवित्र स्थान जो अरब में स्थित है ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तुज़ा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी अर्थात नियमित रूप से नमाज पढ़ने वाला बीवी थी। करबला, नजफ़, खुरासान, काज़मैन और जाने कहाँ की यात्रा कर आई थीं। यह सारे इस्लामिक मजहबी तीर्थ स्थान हैं जहाँ इस्लाम को मानने वाले लोग यात्रा करने जाया करते हैं। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा ज़रूर रखवाती और मांस का सदका अर्थात एक टोटका भी ज़रूर उतारती। इफ़न की दादी भी नमाज, रोज़े की पाबंद, नियमित वचन आदि का पालन करने वाली थीं। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास में एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। पूर्व में रहने वाली थी अर्थात उत्तर पूर्व भारत बिहार की निवासी थी, इसलिए उनकी बोली में बिहारी और मागधी की झलक देखी जाती थी। 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रहीं पूर्वी बोलती रहीं। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रहीं, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता है। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी अर्थात जन्म के छठे दिन का स्नान पूजन उत्सव जो मनाया जाता है, पर उन्होंने जी भर जश्न अर्थात उत्साह खुशी मनाई।
बात यह थी कि इरफान अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इरफान की आत्मा का नाक नक्शा अर्थात रूप रंग समझ में नहीं आ सकता। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी, अर्थात वह किसी ऐसे खानदान से ताल्लुक़ रखती थी जो ओहदे में तो बड़ा था, पर कोई धार्मिक रूल या रीति रिवाज को फॉलो नहीं करता था। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों अर्थात मिट्टी का वह छोटा गोलाकार बर्तन जिसे हम मटका या कनस्तर कहते हैं, में आसामियों के यहाँ से आया करता था, अर्थात बाहर से बेचने वाले लोग उसे लाया करते थे। और बहुत दूध घी इरफान की दादी के घर हुआ करता था और वे बहुत दूध घी खाया करती थीं। पर मौलवियों के यहाँ दूध घी खाने का रिवाज नहीं है। बस मायके जाती तो लपड़ सपड़ जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई। बोली, बेटा जनऊ तू से हमार लाश ना संभाली जाए तो हमार घर भेज दी हो, अर्थात यदि तुमसे हमारी लाश ना संभले तो माँ के भेज देना, वो ठिकाने लगा देंगे। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियम अर्थात जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक ना हो उसका संरक्षण करने वाला विभाग जो सरकार अपने कब्जे में ले ले, ऐसे स्थान को कस्टोडियम कहते हैं, का हो चुका था। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है, यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अब तक मरा नहीं है। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी से बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू अर्थात गुठली की सहायता से उगाया गया पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसे ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार बहुत सारी चीज़ें याद आईं। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तुज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इरफान स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इरफान की दादी बीबी कही जाती थी। इरफान तब चौथी में पढ़ता था और छोटी टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू से, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और अपनी छोटी बहन नुज़हत से भी था, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार कर दिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर की कचहरी समझकर फैसला सुना दिया करते थे। नुज़हत को जब मौका मिलता उसकी कावियों पर तस्वीर बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हामजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थीं। सोता है संसार जागता है पाक,
अर्थात पवित्र परवरदिगार वह ईश्वर आँखों से देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे, और जब भी वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती और कहती, आ मोरा का है बेटा, अर्थात मेरा क्या है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोलने लगियो, तू अपने अब्बा की ही बोली बोलाओ, अर्थात मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, तू मेरी बोली क्यों बोले, अपने दादाजी की बोली ही बोल, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। फिर दादी कहानी सुनाती कहती, ताऊ बादशाह का कही शिकी, तुरंते एक ठो हिरन मार लिया वाह। यह बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इरफान की दादी भी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी। नफरत जाने कैसे भाषा बोलती थी। इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। वह जब इरफान के घर जाता तो उसकी दादी ही पास बैठने की कोशिश करता। इरफान की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी किसी कोशिश ही ना करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसते, उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती और कहती, तय काहे को जात है उन सबन के पास, मुँह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता और दोनों ही दादी की बातें मान दादी के पास आ जाते। अमावट पके हुए आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत बन जाता, तिलवा बन जाता और वह चुपचाप उसके पास चला जाता। दादी कहती, तोरी अम्मा का कर रही। दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है। पीर वह समझ गया माता जी को कहते होंगे। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डाली की तरह चुभलाता रहा, अर्थात दोहराता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर अर्थात इरफान के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो थालियां ही थीं, परंतु चौके पर नहीं, बल्कि डाइनिंग टेबल पर। उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भुर्ता उसे अर्थात इरफान को, टोपी को ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी ज़रा बैगन का भुर्ता। अम्मी, टोपी के मुखारविंद से उत्पन्न शब्द बस फिर क्या। मेज पर जितने हाथ थे एक साथ रुक गए। जितनी आंखें थीं वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया। अम्मी, परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज सुनने कहाँ सीखा। दादी सुभद्रा देवी ने सवाल किया। लफ्ज, टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज का होता है। माँ, ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है। दादी गर्जी, ये हम इरफान से सीखा है। टोपी बोला, उसका पूरा नाम क्या है। ये हम ना जानते। तो कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लियो है वायरे। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू,
तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गंवारों की है जबान ना बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगुनारायण नीले तिल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए, अर्थात राशन कार्ड बनवा के ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी ने उसी वक्त खाने की मेज से उठकर राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। तय फिर जयबे ओकरा घर। परंतु टोपी ने ढीठता दिखाते हुए कहा, अरे तोहरा हाँ जयबे। फिर माँ ने पिटाई करी और कहा, अरे तोहरा हाँ मैं लुकारा आगे माटी मिलाऊं, अर्थात तेरी हाँ को मिट्टी में मिला देती। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह फन के घर नहीं जाएगा। वहीं टोपी का बड़ा भाई मुन्नी बाबू और भैरा उसकी कुटाई का तमाशा देख रहे थे और टोपी का अड़ियलपन देखकर मुस्कुराते रहे। अक्सर बचपन में ऐसा होता है, जब भाई बहनों में बनती ना हो और अगर एक आध फंस गया तो दूसरे भाई बहन उसकी धुलाई करवाने में कसर नहीं छोड़ते। बस फिर क्या था, क्रोध की जलती भट्टी में घी डालने का काम शुरू। मुन्नी बाबू ने कहा माँ से, हम एक दिन इको रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबो खाते देखे रहा। माँ ने अचरज से आंखें तरेरते हुए कहा, हैं कबाब? राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे 1 इकन्नी रिश्वत की थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात फन के सिवा किसी और को और नहीं बताई थी। फिर क्या, टोपी भी बचाव की मुद्रा में कहता है, मुन्नी बाबू तू हमें कबाब खाते देखो रहे हो? मुन्नी बाबू ने कहा, ना देखो रहा वो दिन। दादी सुभद्रा ने सवाल किया, तो तुमने वही दिन क्यों नहीं बताई दे? टोपी भी तुरंत बचाव की मुद्रा में, ई झूठा आ है दादी, ये झूठ बोल लगाए रहो है। टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात को यह है कि वह इतना बड़ा भी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन की वास्ते पर मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाए तो समझ लेता उनसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके वश में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इरफान से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों ज्योग्राफिया अर्थात भूगोल शास्त्र का घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे। बात यह है, टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। इसी बीच दोनों बच्चों में आपसी बालपन की बातें होने लगी। टोपी अचानक इरफान से बोला, ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें? तुहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तुहरे घर चली जाए। हमरी दादी ता बोलियो तू ही लोगन को बोल थी। तब इरफान ने कहा, यह नहीं हो सकता, अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? फिर टोपी इरफान से बोलता, तू हमें एक ठो दादी या ना दे सके हो? इरफान ने कहा, जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है। यह बात टोपी की समझ में आ गई।
आगे इरफान ने कहा, तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी। टोपी बोला, हाँ। इरफान ने कहा, तो फिक्र ना करो, मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। टोपी बोला, हमारी दादी ना मरी है। इरफान ने कहा, मरी कि कैसे नहीं, क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इरफान की दादी मर गई। इरफान चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुँह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपड़ासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इरफान के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इरफान के दादा जीवित होते तो वह इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह से समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले ना समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे, एक दूसरे की प्यास बुझा दी थी, और दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। इसी बीच टोपी ने इरफान को पुरुषा अर्थात सहानुभूति देते हुए कहा, काश तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी सरकारी नौकरी करता हो जिससे बदली होती रहती है। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इस तारीख को इरफान के पिता बदली कर मुरादाबाद चले गए। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरि नाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुँह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधे टोपी के मुंह पर आ गई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथ में आ गई। हाउस दैट? हेड माली एम्पायर था। उसने उंगली उठा दी। बेचारा यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। टोपी को देख डब्बू ने सवाल किया, हु आर यू? टोपी ने जवाब दिया, बलभद्र नारायण। गुड्डू ने फिर पूछा, हु इज योर फादर? टोपी बोला, भृगु नारायण। हैं? बीलू ने एम्पायर को आवाज दी, ए भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज? एम्पायर बने माली ने जवाब दिया, नाही साहब, शहर के मशहूर दागधर हैं, अर्थात शहर के प्रसिद्ध वैद्य
डब्बू ने सवाल किया। यू मीन डॉक्टर? हेड माली कहा, यस सर। उसे इतनी अंग्रेजी आ गई थी। फिर भी बीलू बोला, व्हाट यू लुक सो क्लमजी। यह सुनते ही टोपी अकड़ गया और बोला, तनी जनी जबनियां संभाल कर बोलो, एक लपड़ में नीचे लगी हो। ओह यू, फिर क्या था कलेक्टर के बेटे होने का रुआब, और बीलू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को सुस्कारा, अर्थात कुत्ते को किसी के पीछे लगाने के लिए की जाने वाली आवाज लगाई। अल्सेशियन ने टोपी को काट लिया। पेट में 7 सुइयां फूकी तो टोपी को होश ठिकाने आए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले की ओर और रुख नहीं किया। परंतु अब प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह क्या करे। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट दिया करते थे। टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट दिया करते थे। इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया। भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी और मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था। मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए। था दोतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। हम जाड़ा उड़ा ना खाएंगे, हम तो भात खाएंगे। टोपी ने कहा, तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। आपको यो ना मालूम कि जूता खाया ना जात, पहना जात है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। ताका हम इनकी पूजा करें, फिर क्या था। दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया और माता राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। तू 10वां में पहुंच गए बाड़, सीता ने समझाया। तू है दादी से टर्राव केता ना चाहिए, कीनो तुहार दादी बाड़िन। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि तुम्हें अपनी दादी से जवान नहीं लड़ाना चाहिए, दादी तुम्हारी बड़ी हैं। कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात उसकी आसान नहीं थी समझना। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल भी हुआ। 90 में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ, मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी है, वह काफ़ी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी वह पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कापियों की हवाई जहाज बना के उड़ा डाली।
दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हो गया। यह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वीं में थे। पीछे वालों के साथ ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वीं में थे। वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता, अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ नहीं दोस्ती करता। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। क्या मतलब है? शाम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यह सुन सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वालों में वे भी होते जो पिछले साल 8वीं में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 90 दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वीं में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वीं वाले 10वीं में थे, 7वीं वाले उसके साथ। उसके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहता तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जुबानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तहान देना है, तुमसे पर साल पूछ लूँगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 90 में आया था तो वह भी उन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद से ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर सैफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तू हम लोगन में का घुसता है? ऐठत बालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तो है उसी सबन के साथ रहे हो। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए चुनाव में। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है? वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बंद से बचाए, रफ्तार अच्छी है। तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास हो गए। यह प्रकरण पूर्ण हुआ। अब बारी है प्रश्न अभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न।
बहते धारे